नमस्कार बच्चों, आज हम काबुलीवाला रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना पढ़ेंगे, जिसके लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। अनुवाद किया है रणजीत साहा ने, चित्रांकन किया है पारसेन गुप्ता ने। भारतीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा पब्लिकेशन की हुई ये पुस्तक है। ये एक छोटी सी बच्ची और काबुलीवाले की कहानी है। आते हैं, पढ़ते हैं इसको। काबुलीवाला। मेरी 5 वर्ष की नन्ही बेटी मिनी बिना बोले एक पल नहीं रह सकती। इस संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसे सिर्फ 1 साल ही लगा था। उसके बाद जब तक वह जगी रहती है, घड़ी भर भी चुप नहीं रह पाती। उसकी माँ कई बार डांट कर उसका मुंह बंद कर देती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता था। चुपचाप बैठी मिनी देखने में किसी अजीब लगती कि मैं बहुत देर तक उसकी चुप्पी सहन नहीं कर पाता था। इसलिए मेरे साथ उसकी बातचीत बड़े उत्साह के साथ चलती रहती थी। आज सुबह जैसे ही मैंने अपने उपन्यास का 17वां अध्याय शुरू किया, तभी मिनी आ गई। आते ही उसने बात छेड़ दी। बाबा, वह अपना रामदयाल दरबान है ना? काका को कौवा कह रहा था। वह कुछ भी नहीं जानता है ना? इस संसार में कई भाषाएं हैं। इसे लेकर विभिन्नता के बारे में मैं उसे कुछ बताने ही वाला था कि वह दूसरे प्रसंग पर चली गई। देखो बाबा, भोला बता रहा था कि आकाश में हाथी अपनी सूंड उठाकर पानी डालता है, उसी से वर्षा होती है। ओ माँ, यह भोला भी कैसी बेकार की बातें करता है ना। जब देखो बकबक करता रहता है, दिन रात बकबक करता ही रहता है। इस बारे में जब तक मैं हाँ ना या ना कहूँ, वह झट से एक दूसरा सवाल कर बैठी। बाबा, माँ तुम्हारी कौन होती है? मैंने मन ही मन कहा साली, लेकिन मुंह से निकला मिनी। मिनी जब जा भोला के साथ खेल, मुझे इस समय काम है। तब वह मेरे लिखने की मेज के किनारे मेरे पैरों के पास बैठ गई और अपने दोनों घुटनों पर हाथ रख बड़ी तेजी से अक्कड़ बक्कड़ खेलने लगी। मेरे 17वें अध्याय में उस समय प्रताप सिंह कांचनमाला को साथ लिए अंधेरी रात में जेल की ऊंची दीवारों से नीचे कलकल बहती नदी के जल में कूदने जा रहे थे। मेरा कमरा सड़क के किनारे ही था। अचानक मिनी अक्कड़ बक्कड़ का खेल छोड़ जंगल की तरफ भागी और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। एक लंबा काबुली वाला सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। गंदा ढीले ढाले कपड़े, सिर पर पगड़ी, पीठ पर झोली, हाथों में अंगूर की 2-4 छोटी पेटियाँ। उसे देखकर मेरी प्यारी सी बेटिया के मन में कैसे भाव उठे, बताना कठिन है। उसने उसे ऊंची आवाज़ में बुलाना शुरू कर दिया। मैंने सोच लिया, अब पीठ पर झोली लिए एक आफत फिर आ धमकेगी। मेरा 17वां अध्याय आज पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मिनी की पुकार पर काबुलीवाला हंस पड़ा। उसने मुंह मोड़ा और मेरे घर की ओर आने लगा। लेकिन क्या, मिनी जो तेज़ी से घर के एकदम अंदर जाकर छिप गई। दूर तक उसका नामो निशान दिखाई नहीं पड़ा। उसके मन में एक तरह का डर जरूर समाया हुआ था कि काबुलीवाला कि उस झोली के अंदर खोज करने पर उस जैसी 2-4 लड़कियां, जिंदा लड़कियां मिल सकती हैं। काबुलीवाला आ गया था। वह मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। मैंने सोचा, हालांकि प्रताप सिंह और कंचनमाला अवश्य ही बड़ी भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन इस आदमी को घर बुला लेने के बाद उससे कुछ न कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए। कुछ खरीदा भी गया। उसके बाद 2-4 बातें भी हुई। अब्दुल रहमान संबोधन का नाम रहमत नाम के इस काबुली वाले
से रूस, अंग्रेज़ों आदि से लेकर उसके सीमा प्रांत, रक्षा नीति आदि के बारे में बातचीत होती रही। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी बेटी कहाँ गई? मैंने मिनी के डर को जड़ से मिटा देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे भीतर से बुला लिया। वह मेरी देह से सटकर खड़ी हो गई और काबुली वाले के चेहरे और झोली की और संदेह भरी नज़रों से देखती रही। काबुली वाला उसे झोली में से किशमिश और खुबानी निकाल कर देने लगा, लेकिन वह उन्हें लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। उसका संदेह दुगना हो गया था। वह मेरे घुटनों से सट कर खड़ी हो रही। काबुली वाले ने उसका पहला परिचय इस प्रकार पूरा हुआ। कुछ दिन बाद की बात है। एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते हुए मैंने देखा कि मेरी बेटी दरवाजे के पास बेंच पर बैठी है और लगातार बोल रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास ही बैठा था और मुस्कुराता हुआ उसकी बकबक सुन रहा था। कभी कभी किसी बात पर सिर हिलाते हुए टूटी फूटी बंगला जुबान में बोल भी रहा था। 5 साल की इस उम्र तक उसे अपने बाबा के सिवा इतना अधिक धैर्य रखने वाला और कोई श्रोता आज तक नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा सा आंचल बादाम और किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली वाले को मना किया, उसे इतना सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। इसके साथ ही उसे मैंने जेब से पैसे निकाल कर दे दिए। बिना किसी झिझक के उसने पैसे झोली में रख लिए। घर लौटा तो मैंने देखा कि एक सिक्के को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। मिनी की माँ उस सफ़ेद चमचमाते हुए गोल सिक्के को हाथ में लिए थी। वह बड़े कड़े स्वर में मिनी से पूछ रही थी, तुझे कहाँ से मिली यह अठन्नी? मिनी बता रही थी, काबुली वाले ने दी है। उसकी माँ ने फिर पूछा, तू काबुली वाले से अठन्नी लेने क्यों गई? मिनी रोने को हुई। उसने फिर कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने तो अपने आप दे दी। मैं इस विवाद में कूद पड़ा और मिनी को उस मुसीबत से छुटकारा दिलाकर बाहर ले गया। आगे क्या होता है बाद में पता चला। काबुली वाले से मिनी की ये कोई दूसरी मुलाकात नहीं थी। इस बीच वह लगभग रोज़ आता था और मिनी को पिस्ता, बादाम वगैरह देता रहता था। इस तरह मिनी को बहलाकर उसने अपने बाल मन को अच्छी तरह से जीत लिया था। यह भी मालूम हुआ कि उन दो दोस्तों में कुछ आपसी बातों का और हंसी मजाक का अच्छा खासा तालमेल था। रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हंसते पूछ लेती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली के अंदर क्या है? रहमत हंसता और नाक से आवाज़ निकालते हुए जवाब देता, हाथी। यानी उसकी झोली में एक हाथी है। उसकी हंसी का यह बड़ा गहरा रहस्य था, लेकिन बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं था। यह तो कहा ही जा सकता था, लेकिन इस ठिठोली से दोनों का काफ़ी मनोरंजन हो जाता था। सर्दी में सुबह सुबह एक बुजुर्ग और मासूम बच्ची को देखकर और उसका सरल हास्य सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता। दोनों में एक और विषय पर भी खूब बातचीत हो रहती। रहमत मिनी से पूछता, मुन्नी, तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? हमारे बंगाली परिवार की लड़कियां होश संभालते ही ससुराल सबसे परिचित हो जाती थी, लेकिन हम लोग ज़रा आधुनिक ढंग से के थे, इसलिए उस कच्ची उम्र की बालिका को ससुराल के बारे में कभी नहीं बताया गया था। तभी वह रहमत के सवालों को ठीक से नहीं समझ पाती थी, लेकिन सवाल जब पूछा ही जाता तो कुछ न कुछ जवाब दिए बिना चुप रह जाना मिनी के स्वभाव में नहीं था। इसलिए वह उलटकर पूछती, तुम ससुराल जाओगे?
रहमत अपने दिमाग में बैठे किसी ससुर की ओर तगड़ा घूंसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। यह सुनकर मीनी ससुर नामक उस एक अपरिचित प्राणी की धुनाई की कल्पना कर लेती और खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। सर्दी की चमकीली सुबह थी। प्राचीन समय में राजा महाराजा देश प्रदेश जीतने के लिए इसी मौसम में निकल पड़ते थे। मैं कोलकाता छोड़कर कभी कहीं बाहर नहीं गया। यही कारण था कि मेरा मन दुनिया भर में भटकता फिरता। ऐसा लगता जैसे अपने घर के कोनों में हमेशा से बंद पड़ा मेरा मन बाहरी दुनिया देखने को बड़ा ही बेचैन रहता था। विदेश से जुड़ा कोई नाम सुनते ही मेरा मन दौड़ पड़ता था। उसी तरह किसी परदेसी आदमी को देखते ही नदी, पहाड़ और जंगल के बीच किसी कुटी का दृश्य मेरे मन में जाग उठता। उस आनंददायक और स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात मेरी कल्पना में साकार हो उठती। दूसरी ओर मैं पेड़ पौधों जैसे स्वभाव वाला आदमी था और घर का कोना छोड़कर बाहर निकलते ही सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता। इसलिए सुबह सुबह अपने छोटे से कमरे में मेज़ के सामने बैठकर उस काबुली वाले के साथ बातचीत करते हुए दुनिया का सफ़र करना काफ़ी आसान हो जाता। वह रास्ते के दोनों ओर खड़े ऊंचे और दुर्गम पर्वत शिखरों, लाल दहकती चट्टानों वाली नुकीली पहाड़ियों, उनके बीच सकरी और पथरीली पगडंडियों के बारे में बताता। साथ ही भारी बोझ ढोते ऊँटों की कतार, साफा बांधे सौदागर भी रहते। राहगीरों में से कोई ऊँट पर सवार होता तो कोई पैदल चलता। किसी के हाथ में बल्लम होता तो किसी के हाथ में पुराने किस्म की चकमक पत्थर वाली चमचमाती बंदूक। काबुली वाला अपनी बुलंद आवाज़ और टूटी फूटी बंगला में अपने वतन के बारे में इस तरह बताता कि वहाँ की तस्वीरें मेरे आंखों के सामने तैरने लगती। इससे ठीक मीनी की माँ स्वभाव से ही एक बेहद संकालू महिला थी। रास्ते में कोई आवाज़ सुनते ही उन्हें लगता दुनिया भर की तमाम सनकी लोग मेरे ही घर की तरफ निशाना साधे दौड़े चले आ रहे हैं। यह दुनिया चोरों, डकैतों, शराबियों, सांपों, बाघों के साथ, पिस्सुओं, तिलचट्टों और कब्रों से भरी पड़ी है। इतने सालों से इस धरती पर घर परिवार बसाने के बावजूद उनके मन से इन सब का डर दूर नहीं हुआ था। पर रहमत काबुली वाले के बारे में भी वह अपने मन से पूरी तरह डर और संदेह दूर नहीं कर पाई थी। उस पर ख़ास तौर पर नज़र रखने के लिए उन्होंने मुझे बार बार चेताया भी था। मुझसे एक एक कर कई सवाल पूछे थे, जैसे क्या कभी किसी के बाल बच्चे चोरी नहीं होते, क्या काबुल देश में अब गुलामों का कारोबार नहीं होता। एक ऊंचे तगड़े काबुली वाले के लिए एक छोटा सा बच्चा चुरा ले जाना क्या कोई कठिन काम है? इसमें भला क्या मुश्किल है? मुझे यह मान लेना पड़ा कि यह बात असंभव तो हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पर एकदम विश्वास नहीं होता था। वैसे भी विश्वास करने की शक्ति सब में एक समान नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी के मन में पहले जैसा डर ही बना रहा। लेकिन मैं इस बात के चलते रहमत को अपने घर आने से मना नहीं कर सका। हर साल माह के महीने में रहमत अपने देश काबुल चला जाता था। इस समय वह अपने वे सारे रुपए वसूल करने में जुटा हुआ था जो वह लोगों को कर्ज के तौर पर सूद उगाने के लिए दिया करता था। उसे दूर दूर तक घूमना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह मीनी को एक बार जरूर देख जाता था। उन दोनों को देखकर सचमुच ऐसा लगता मानो दोनों के बीच कोई गहरा षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वह सुबह नहीं आ पाता उस दिन मैं देखता कि वह शाम को आ पहुँचता है। कभी कभी अंधेरे में कमरे के कोने में उस ढीले ढाले कुर्ता पाजामा पहने और झोला पगड़ी
वाले उस लंबे तगड़े आदमी को देखने पर मेरे मन में भी सचमुच अचानक कोई न कोई आशंका जग उठती। लेकिन जब मैं यह देखता कि मोहिनी काबुली वाले ओ काबुली वाले कहती और हंसती हुई दौड़ी चली जा रही है, तो मेरा हृदय प्रसन्नता से भर उठता। उन दोनों की उम्र में ज़मीन आसमान का अंतर था, तो भी उन मित्रों में वही पुराना और सरल हास परिहास रहता था। एक दिन सवेरे सवेरे मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा प्रूफ सुधार रहा था। जाड़े का मौसम जाने वाला था, लेकिन पिछले 2-3 दिन में कपकपाने वाली ठंड पड़ रही थी। चारों ओर एकदम हाहाकार सा मचा था। खिड़की से छन कर आती धूप, सुबह की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों से लिपटी थी। उसकी गर्माहट बड़ी प्यारी लग रही थी। यही कोई 8 बजे का समय रहा होगा। सिर पर गुलबंद लपेटे तड़के ही सैर करने वाले लगभग सभी लोग सैर पूरी कर घर लौट आए थे। तभी रास्ते पर बड़े जोर का हो हल्ला सुनाई दिया। आंखें उठाई तो देखा कि दो पहरा देने वाले रहमत को हाथों और कमर में रस्सी बांध लिए जा रहे हैं। उसके पीछे पीछे तमाशाबीन लड़कों की टोली चली आ रही थी। रहमत की देह और कपड़ों पर खून के भी निशान थे। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा था। मैंने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर जाकर उन पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? कुछ तो उसने उनसे और कुछ रहमत से सुनकर पता चला कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर खरीदने के लिए रहमत से कुछ रुपए उधार लिए थे। अब उसने झूठ बोलकर रुपए चुकाने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, और जब बात बड़ी तो रहमत ने उसे छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी के लिए तरह तरह की गंदी और बेहुदा गालियां बक रहा था। तभी काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। पलक झपकते ही रहमत का चेहरा कौतुकपूर्ण हंसी में से फूल सा खिल उठा। उसके कंधे पर पहले की तरह झोली नहीं थी, इसलिए झोली के बारे में उनकी रोज होने वाली बातें आज नहीं हो सकी। मिनी ने छूटते ही उनसे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने भी तपाक से हंसकर जवाब दिया, वहीं तो जा रहा हूँ। मैंने पाया कि उसका जवाब आज मिनी को शायद मज़ेदार नहीं लगा। तब वह हाथ दिखाकर बोला, हम ससुर को मारता, लेकिन क्या करूं, हाथ बंधे हैं। जानलेवा हमला करने के अपराध में रहमत को कई सालों की जेल हो गई। उसकी बात को मैं करीब करीब भूल गया। हम हमेशा की तरह रोज़मर्रा के काम करते हुए एक के बाद एक दिन बिता रहे थे। उस समय यह बात हमारे मन में उठी भी नहीं कि एक आज़ाद और पर्वत चलने वाला आदमी किस तरह जेल की एक अंधेरी कोठरी में अपने साल बिता रहा होगा। और इधर बेहद चंचल मिनी में कुछ ऐसा बदलाव आया कि मुझ जैसे पिता का सिर भी झुक गया। और ऐसा कहते मुझे कोई शर्म भी नहीं। वह मनमर्जी तो करती ही थी। उसने मनमर्जी तो करती ही थी। उसने अपने पुराने दोस्त को भुलाकर पहले तो नबी सईस के साथ दोस्ती गाठी। बाद में धीरे धीरे और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे दोस्तों के बदले एक एक करके उसकी सखियां जुटने लगी। इतना ही नहीं,
अब वह मेरे लिखने पढ़ने वाले कमरे में भी नहीं दिखाई पड़ती। मैंने तो उसके साथ एक तरह से कुट्टी ही कर ली थी। इस तरह न जाने कितने साल बीत गए। फिर से जाड़े का मौसम आया। मेरी मिनी का विवाह संबंध भी तय हो गया। आने वाले पूजा की छुट्टी में उसका विवाह होने वाला था। कैलाशवासिनी देवी दुर्गा के साथ मेरे घर की आनंदमयी भी पिता के घर में अंधेरा कर पति के साथ ससुराल चली जाएगी। बड़ी ही सुहानी सुबह थी। वर्षा के बाद जाड़े की नई धुली हुई धूप खिली थी। उसने सुहागे में गलाए गए निर्मल सोने सा रंग धारण कर लिया था। यही नहीं, कोलकाता की गलियों के भीतर घुटन और सीलन भरे भुरभुरी ईंटों वाले और एक दूसरे से चिपके बदरंग मकानों पर भी इस धूप की उजास ने एक अनोखी चमक बिखेर दी थी। आज मेरे घर रात बीतते ही शहनाई बज उठी थी। वह धुन मानो मेरे हृदय में रोती चीखती बज रही थी। करुण राग में बज रही वह धुन बहुत जल्दी मुझसे मेरी बेटी छीन लेने वाली थी। यह जाड़े की धूप के साथ मिलकर मेरी उस पीड़ा को समस्त संसार में फैल रही थी। यह जाड़े की धूप के साथ मिलकर मेरी इस पीड़ा को समस्त संसार में फैला रही थी। आज मेरी बेटी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही बड़ी भीड़ भाड़ जुटी थी। लोग आ जा रहे थे। आंगन में बांस बांध कर मंडप बनाया जा रहा था। घर के कमरों और बरामदों में रोशनी वाले झाड़ टांगने की ठक ठक आवाज़ हो रही थी। शोरगुल की कोई सीमा नहीं थी। मैं अपने लिखने के कमरे में बैठा हिसाब जांच रहा था। तभी रहमत आता दिखा और सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाया। उसके पास उसकी वह झोली नहीं थी, न उसके बाल लंबे थे और न देह में पहले जैसा रोब दाब था। उसकी हंसी सुनकर मैं भी उसे पहचान पाया। हाँ, वह रहमत ही था। मैंने पूछा, अरे रहमत, कब आए तुम? उसने बताया, कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अंदेशा सा हुआ। कभी किसी खूनी को मैंने इतने साल इतने पास से नहीं देखा था। रहमत को देखकर मेरी सारी मति गति ढीली पड़ गई थी। मन ही मन सोच रहा था कि आज इस शुभ घड़ी में यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर एक ज़रूरी काम है, वह सब मुझे निपटाना है, आज तुम जाओ। मेरी बात सुनते ही उसी घड़ी चले जाने को तैयार हो गया। लेकिन फिर अचानक दरवाजे के पास पहुंचकर थोड़ा इधर उधर देखता हुआ बोला, क्या एक बार मिनी बिटिया को नहीं देख पाऊंगा? शायद उसे अभी यही यकीन था कि मिनी वैसी ही होगी जैसे पहले थी। मानो उसने सोच रखा था कि मिनी अब भी पहले की ही तरह काबली वाले करती दौड़ी चली आएगी। उसकी उस बेहद उत्सुकता और हंसने हंसाने वाली बातों में किसी तरह का अंतर नहीं आया होगा। यही नहीं, वह अपनी पुरानी मित्रता की यादों से भी गहरा जुड़ा था और शायद इसीलिए अपने ही वतन के किसी दोस्त से मांग कर डिब्बा भर अंगूर और कागज के टोंगे में मुट्ठी भर किशमिश और बादाम भी लेता आया था। उसकी अपनी झोली अब नहीं थी। मैंने कहा, आज घर में काम है, आज उसकी और किसी से भेंट नहीं हो सकेगी। वह कुछ हताश जान पड़ा। चुपचाप खड़े खड़े उसने मेरी ओर एक बार ठहरी हुई नज़र में देखा, फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने अपने मन में एक अनजानी पीड़ा का अनुभव किया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, तभी देखा कि वह खुद लौट कर आ रहा था। उसके पास जाकर कहा, मुन्नी के लिए अंगूर और किशमिश बादाम लाया था, उसे दे दीजिएगा। हाथ में लेकर उसका दाम चुकाने के लिए मुझे तैयार होता देख उसने तुरंत मेरा हाथ कसकर थाम लिया। फिर बोला, आपकी बड़ी इनायत है।
वह मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन मुझे पैसा मत दीजिए। जिस तरह तुम्हारी वह मुन्नी है न बाबू, उसी तरह मेरे वतन में मेरी एक बेटी है। मैं उसी का चेहरा याद कर तुम्हारी मुन्नी के लिए हाथ में थोड़ा सा मेवे लेते आया था। मैं कोई सौदा करने नहीं आया। यह कहकर उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते में हाथ डाला और अपने सीने के पास में से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाल दिया। फिर बड़े जतन से उसकी तहें खोलकर दोनों हथेली से मेरी मेज पर बिछा दिया। मैंने देखा कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। कोई छाया चित्र नहीं, तैल चित्र नहीं। हाथ से थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी नन्ही सी बिटिया का वह स्मृति चिन्ह छाती से लगाए रहमत हर साल कोलकाता की सड़कों पर मेवा बेचने आता। उस सुकोमल नन्हे शिशु के हाथ पर का स्पर्श ही उसके हाहाकार करते और सबसे अलग थलग पड़े सीने में अमृत भरता रहता होगा। उसे देखकर मेरी आंखें छलछला आई। वह एक काबुली मेवे वाला था और मैं एक ऊंचे घराने का बंगाली। लेकिन उस समय मैं सब कुछ भूल गया। उस समय मैंने अनुभव किया कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी एक पिता है और मैं भी एक पिता हूँ। दूर पर्वत पर रहने वाली उसकी नन्ही पार्वती के हाथ के निशान ने मुझे भी अपनी मीनी की याद दिला दी। मैंने तुरंत मीनी को भीतर से बुलाया। घर की महिलाओं द्वारा मेरे इस फैसले पर बहुत आपत्तियां की गई, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दुल्हन के वेश में लाल चोली पुराने समय में बंगाली परिवारों के विवाह के अवसर पर वधू को पहनाया जाने वाला लाल रेशमी वस्त्र जैसे बनारसी साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए मीनी लजाती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर पहले तो काबुली वाले जैसे सकपका गया। अब उनकी वह पुरानी बातचीत जम नहीं सकती थी। आखिर उसने हंसकर पूछा, मुन्नी क्या तुम ससुराल जाओगी? मीनी अब ससुराल का मतलब समझती थी, लेकिन इस समय वो पहले की तरह ही जवाब नहीं दे सकी। रहमत का सवाल सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे उस दिन की बात याद हो आई जिस दिन काबुली वाले ने मीनी की पहली मुलाकात हुई थी। मेरा मन न जाने क्यों उसे याद कर तड़प उठा। मीनी के वहाँ से जाते ही रहमत की गहरी सांस ली और ज़मीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में यह साफ हो गया कि इस बीच उसकी बेटी भी मीनी की तरह ही बड़ी हो गई होगी। उसके साथ उसे फिर से नया परिचय करना होगा। वह उसे पहले जैसी हरगिज नहीं मिलेगी। पिछले 8 सालों में उस पर क्या बीती होगी, पर यह भला कौन जानता है। सवेरे के समय जाड़े की सुकुमल सूर्य की किरणों के साथ शहनाई गूंज उठी थी। उधर रहमत की आंखों में अफ़गानिस्तान का बंजर पहाड़ उतर आया था। मैंने एक नोट निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। कहा, रहमत तुम अपनी बिटिया के पास अपने देश लौट जाओ। उससे तुम्हारे मिलने की खुशी से मीनी का भी कल्याण होगा। इन रुपयों को देने के कारण विवाह के आयोजन में जुड़ी तैयारियों में कुछ चीज़ों की कटौती करनी पड़ी। जैसे पहले सोचा था कि बिजली की ठीक वैसी रोशनी नहीं की जा सकी, बाजा भी नहीं बुलवाया जा सका। घर परिवार की स्त्रियां बड़ा असंतोष प्रकट करने लगीं, लेकिन प्रसन्नता भरे मंगलमय प्रकाश से मेरे घर का यह शुभ उत्सव जगमगा उठा। इस तरह से काबुली वाले और मीनी की कहानी हमने सुनी।